गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छुट्टियों के बाद आपका वापस से फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए ब्रिज रेक्टिफायर टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस बुक का टॉपिक है, जिसमें कि हम रेक्टिफायर्स पढ़ रहे थे। हमने अभी तक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया है। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फुल वेव रेक्टिफायर के डिफेक्ट्स के बारे में एक बार पढ़ लें कि फुल वेव रेक्टिफायर के बाद ब्रिज रेक्टिफायर की ज़रूरत क्यों हुई। तो इसका जो सबसे पहला जो डिफेक्ट था या एडवांटेज था वो ये था कि हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें जो हम यहाँ पर देखिए कनेक्शन जो करते हैं वो सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर करते हैं, ठीक है। यानी कि जो सेकेंडरी कॉइल थी ट्रांसफार्मर की, उसके मिड पॉइंट में हम उसको क्या करते थे, उस सर्किट को जोड़ते हैं, जिसको हम सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, साइज लार्ज हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो ये था कि भाई इसमें जो सेंट्रल टैप हम कर रहे हैं उसमें वो एग्जैक्टली उसके सेंटर पर नहीं होता है, नॉट बी एग्जैक्टली एट द सेंटर, जिसकी वजह से क्या होगा कि दोनों जो डायोड्स उसमें हम जोड़ रहे हैं उससे हमें आउटपुट जो है वो अनइक्वल मिलता है, ठीक है, अलग अलग मिल रहा है। और अलग अलग मिलने की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर जो रिपेल फैक्टर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस थर्ड पॉइंट इसके था वो ये था कि हम यहाँ पर जो वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो डबल हो जाती है पीक वैल्यू की। यानी कि हमने यहाँ पर जो 2 EM हमने निकाला भी था फुल वेव रेक्टिफायर के समय पर, हमने निकाला था कि पीक इनवर्स वैल्यू उसमें 2 EM होती है। तो ये जो वैल्यू है इसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो रिपेल फैक्टर को कम करने के लिए जो हम फिल्टर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होने चाहिए, इस टॉलरेंस पावर के होने चाहिए, वोल्टेज टॉलरेंस के होने चाहिए कि 2 EM को वो टॉलरेट कर सके, ठीक है। तो हमने मेन डिफेक्ट्स पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर की। तो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें देखिए कि बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर दिख रही है कि इसमें हम जो डायोड है उनको व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में हम यहाँ पर सर्किट में जोड़ रहे हैं। सेकेंडरी जो कॉइल है हमारे पास ट्रांसफार्मर की वो E और F के बीच में जुड़ी हुई होती है, वहीं पर जो हमारे पास एक्सटर्नल लोड है वो A और C के बीच में जोड़ते हैं, ठीक है। सिंपल डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि जब हम यहाँ पर VI हम देंगे तो इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर VS हमें मिल जाएगा, ठीक है। और VS मिलने के बाद क्या होगा कि अल्टरनेटिवली यानी कि एक समय अंतराल के बाद E और F जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहेंगे। जैसे कि हाफ साइकिल के लिए E पॉजिटिव है, देन हाफ साइकिल के लिए E क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो ये डायोड्स लगी हुई है ये भी अल्टरनेटिवली यानी कि हाफ साइकिल में D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होंगे, उसी तरीके से जो सेकंड हाफ साइकिल होगा उसमें D2 और D4 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होंगे। तो देखिए कि अगर इनपुट वोल्टेज जो हमारे पास है वो है VI, जो कि हमने कितनी ली है EP साइन ओमेगा टी, क्योंकि हम उसमें अल्टरनेटिव करंट दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। तो इसके बाद जो इंडक्शन वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल में वो हो जाएगी VS इज इक्वल टू NEP साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक टाइम इंटरवल के बाद, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए वो पॉजिटिव और नेगेटिव रहेंगे। तो वो हाफ साइकिल कितना होगा, T इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा रहता है, लेकिन जहां पर हम बात कर रहे हैं हाफ साइकिल की तो वो पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, जिसके लिए
इतने टाइम इंटरवल के लिए ई पॉजिटिव होगा तो इतने ही टाइम के लिए एफ भी पॉजिटिव होगा, यानी कि वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं जबकि ई पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में क्या होगा, D1 और D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस में होंगे, जिसकी वजह से जो करंट है वो ई ए बी सी एफ में प्रवाहित होगी, इस पाथ में फ्लो करेगी। और इसी तरीके से जब हमारा जो रिमेनिंग हाफ साइकिल है जिसमें कि एफ पॉजिटिव होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में होंगे, और जिसकी वजह से जो करंट है एफ ए बी सी ई पाथ में फ्लो करेगी। अब यहाँ पर जो दोनों ही जो पाथ है, दोनों ही पथ जो है उनको हम देखें तो ओवरऑल हमारे पास जो लोड में जो धारा प्रवाहित हो रही है, ओवरऑल जो करंट फ्लो हो रही है लोड रेजिस्टेंस में, वो हमेशा ही कैसी होगी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी, वो भी ए बी की डायरेक्शन में। ठीक है ना, देखिए बीच में ए बी सी आ रहे हैं, यानी कि जो लोड में धारा प्रवाहित हो रही है वो हमेशा ही ए से बी के बीच में ही प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको एक डॉट डायग्राम दिख रहा है जिसमें कि हमने वी आई को दिखाया हुआ है, जो कि इस तरीके से अल्टरनेटिव इनपुट वोल्टेज है, अल्टरनेटिव करंट है। अब जब हमारे पास फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखिए D1 और D3 फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो जिसकी वजह से आउटपुट जो होगा वो इस तरीके से उनसे आउटपुट वोल्टेज हमें D1 और D3 पर प्राप्त होगा। इसी तरीके से सेकेंड हाफ पर D2 और D4 फॉरवर्ड बायस में है तो हमें उन पर प्राप्त होगा, और जो ओवरऑल हमारे पास RL पर जो वोल्टेज है वो इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यदि मान लीजिए कि कंडक्टिंग जो स्टेट है, यानी कि जिस टाइम डायोड में धारा प्रवाहित हो रही है उस समय पर अगर उसका प्रतिरोध है RF और सेकेंडरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है RS, तो हमने जो करंट फ्लो हो रही है लोड रेजिस्टेंस में वो कितनी होगी, I1 फॉर दी हाफ साइकिल। ठीक है, हाफ साइकिल 0 और T/2 के बीच में जो करंट फ्लो होगी वो I1 होगी, जो कि VS/RS प्लस 2RF प्लस RL। अब 2RF क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास जो दो डायोड्स फॉरवर्ड बायस में है तो दोनों का ही जो रेजिस्टेंस है वो हमने RF लिया है तो 2RF हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों को हमने लिख दिया है, रिप्लेस कर दिया है R से, तो EM अपॉन में R प्लस RL। VS की वैल्यू हमने लिख दी है EM sin ओमेगा t, और यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू हो जाती है, और जो I2 है वो 0 रहेगा क्योंकि D2 और D4 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड हाफ साइकिल है उसके लिए क्या होगा कि I1 जो है वो 0 हो जाएगा, और हमें I2 की वैल्यू जो है विद नेगेटिव साइन यानी कि सेम मिलेगी, वहां पर जो वैल्यू थी हमारे पास फर्स्ट हाफ में वही हमारे पास सेकेंड हाफ में मिलेगी, बस उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस साइन के साथ मिलेगी। यहाँ पर R देखिए ये लिखा हुआ है RS प्लस 2RF, एंड IM की वैल्यू हमारे पास ये हो जाती है। अब जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हमें फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ के लिए मिली हैं, इनके लिए हम रिपेल फैक्टर, रेक्टिफिकेशन फ्रिक्वेंसीज आदि जो हम पहले भी फुल वेव और हाफ वेव के लिए हम निकाल चुके हैं, उनके फॉर्मूलाज आपको पता हैं, तो उनको आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज भी है कि आप एक बार इनको कैलकुलेट करके जरूर देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के मेन डिफेक्ट्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो पहले हम बात कर ले थोड़ा डिफेक्ट के बारे में कि डिफेक्ट क्या है, कि इसमें जो इसका मेन डिफेक्ट है वो यही है कि इसमें हम दो डायोड्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, दो डायोड वो भी सीरीज में। अब दो डायोड को सीरीज में करने से क्या होगा कि उनके जो रेजिस्टेंसेस हैं वो एडअप हो जाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनमें क्या होगा कि जो पोटेंशियल फॉल है, विभव पतन है, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो आउटपुट है वो कम मिलता है। ठीक है, आउटपुट जो वोल्टेज है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल फॉल ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, लेस, कम हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर से अगर कंपेयर करें तो उससे कम मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और वोल्टेज रेगुलेशन भी इसमें पुअर होगा। तो ये दो मेन डिफेक्ट्स हैं। अब एडवांटेज इसमें क्या रहेगा कि एडवांटेज ये है कि
इसमें सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर की यूज नहीं है, जिसकी वजह से जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो EM रहती है। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अब आपका ब्रिज रेक्टिफायर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ग्रुप पर पूछ सकते हैं। So thank you so much.